नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पहली बार किसी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के बारे में बात करने वाले हैं। इस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का नाम होने वाला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, मैं कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में आपको चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि इंटरव्यूअर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। यदि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इनकाउंटर होते रहेंगे। और जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाता रहूंगा और मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एल्गोरिथम है, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी पता करता है। और ये एक डिक्टोनॉमी एल्गोरिथम है, यानी कि इसमें जो आउटपुट आता है ना, केवल दो ही आउटपुट आते हैं ये। ठीक है, इसमें आप तीन चीजों के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। और ये प्रिडिक्ट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है। एंड दैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, यानी कि जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होनी चाहिए, ये उनको प्रिडिक्ट करता है। और इसका एक कर्व होता है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक कर्व या फिर लॉगिट कर्व भी कहते हैं। अब इनकी जो कर्व की वैल्यू होती है ना, जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो भी एंटिटीज आती है, इनकी वैल्यूज होती है, वो लिमिट होती है 0 और 1 के बीच में। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। मान लीजिएगा आपको बहुत सारी पिक्चरें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एक कैट है और कौन सा एक डॉग है। तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, मान लीजिएगा अब मैं कैट का कैट क्या होगी, सबसे पहले कैट का ना साइज थोड़ा स्मॉल होगा। ठीक है, और कैट के कान बना दिए मैंने, यहाँ मैंने डॉग के भी कान बना दिए हैं। ठीक है, डॉग का मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है, कैट का मुंह एकदम पिचका टाइप का छोटा सा मुंह होता है। दोनों डॉग के दांत थोड़े बड़े होते हैं, कैट के दांत थोड़े से छोटे होते हैं। ज्यादा फ्लफी होती है, ज्यादा हेयरी होती है कैट, फ्लफी और हेयरी, मुलायमदार होती है। उसकी तुलना में डॉग्स के क्या होते हैं, बाल थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैट और डॉग को। जैसे स्टार्टिंग में यदि कोई बच्चा हो ना, कोई नवजात शिशु हो या फिर जो टॉडलर्स होते हैं, वो धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे ना वो चीजों को डिफाइन करते हैं कि यार ये इसको अगर कैट कह रहे हैं तो इसको डॉग क्यों नहीं कह रहे, तो इसको क्यों नहीं कह रहे कैट। तो उसके लिए दोनों कैट होती है, पर वो धीरे धीरे ना इनके फीचर्स में वो डिस्टिंग्विश करने लग जाता है कि अच्छा इसका साइज बड़ा हो गया तो ये कैट तो नहीं हो सकती, इतना बड़ा कैट तो नहीं हो सकता। और इसका साइज छोटा है तो ये कैट होगी। ठीक है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, ये भौं भौं करता है। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ना, ये इनको अलग बनाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो एल्गोरिदम होती है वो भी इन सारे फीचर्स को सीखती है, और उसके बाद वो बता डिस्टिंग्विश करती है किसी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। लेकिन आपने जैसे गौर किया होगा कि कई सारे जो फीचर्स होते हैं कैट और डॉग में वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक कर्व होता है ना, वो क्या करता है, वो ना एक तरीके का एस कर्व है। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, वो प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, वो ऐसे करके एक कर्व बनाएगा और वो प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। मान लीजिएगा ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में। तो अगर वो कह रहा है ना कि इसकी अगर मान लीजिएगा इस इसके ऊपर जो भी होता है वो कैट होता है और इसके नीचे जो भी होता है वो डॉग होता है। ठीक है, अब उसने फीचर्स आइडेंटिफाई किए। तो वो कह रहा है कि यार मेरे को 0.6% प्रोबेबिलिटी है कि ये कैट होगा। ठीक है, और 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉग होगा। तो हम यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लगा के चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो थ्रेशोल्ड होता है वो 0.5 का होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ना, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल है एट द लास्ट इसको क्या करेगा, एज अ कैट डिफाइन कर देगा। तो आप जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैट और डॉग में लगाएंगे ना, तो कई बार कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं ना जिनको कैट क्लासिफाई कर देगा। जो छोटे छोटे वाले डॉग्स होते हैं ना, प्यारे प्यारे, वो बिल्लियों की जितनी साइज के होते हैं, वैसे ही दिखते भी लगभग वैसे ही हैं। तो उनको ये वो क्या करेगा, उन कुत्तों को भी बिल्ली मान के चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और जो मैं बता रहा था आपको, कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के, उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बाइनरी आउटपुट देता है और 0 और 1 के बीच में आउटपुट देता है। लेकिन ये आउटपुट कैसे देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉबिल सब कुछ ना काम करता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस में काम करता है। तो कहता है कि अब आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी, यदि कैट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, हमें दो ही चीज की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास दो ही चीजें हैं कैट और डॉग। अगर कैट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है,
ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ कैट की 0.6 प्रोबेबिलिटी है। डॉग की कितनी होगी? 1 - 0.6। ठीक है, यही होगी, यानी कि 1 - 0.6 कितना हुआ? 0.4 ही हुआ। तो इस तरीके से ये मॉडल चलता है। और यानी अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के नाम पे लिखूं तो ये 1 - p हो गया। ठीक है, अब इस चीज को कहते हैं हम लॉग ऑफ ऑड्स। ठीक है, लॉग ऑफ ऑड्स, यानी कि किसी चीज को ट्रू होने के लिए हमें एक उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है फीचर्स का। अगर मैं इसमें लॉग आगे से ऐड कर दूं ना, लॉग ऑफ ऑड्स तभी कह रहे हैं क्योंकि हम इन ऑड्स का लॉग ले रहे हैं। ये इसके ऑड हो गए, ऑड्स यानी कि आने की संभावना। ठीक है, तो ये बराबर होता है, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा, क्या होता है हमारे जितने भी सारे वेट्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे हम वहां क्या कर रहे थे, y = mx + b कर रहे थे ना, तो वैसे ही इसको एम एक्स की जगह आप w लिख दो, या यहाँ m भी डाल लिख दो। वैसे w अब जब आप क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो इसको w से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इनको इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब इंटरसेप्ट को हम m की जगह w से रिप्रेजेंट करेंगे। और x1 हो गया उसका पहला फीचर्स, W2 हो गया उसका सेकंड इंटरसेप्ट, इनटू में x2 हो गया उसका सेकंड नंबर का फीचर। ऐसे ऐसे करके लास्ट में WJ और XJ, यानी कि लास्ट वाला फीचर और उसका इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि हम ना बाय कन्वेंशन से हम क्या चीज यूज करते हैं, हम अपना एक्स नॉट की वैल्यू को 1 मान के चलते हैं। ठीक है, एक्स नॉट, तो ये W0 और एक्स नॉट होना चाहिए था स्टार्टिंग में, ये वाला फंक्शन, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आगे W0 ही आ जाता है, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 तो समथिंग ही रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लॉजिक फंक्शन। ठीक है, अगर हम अब इस वाले फंक्शन से, अगर हम दोनों लॉग को हटाना है, ठीक है, तो हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, e⁻ समथिंग। ठीक है, और हम प्रोबेबिलिटी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इसका इतना कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ो और सिंपल से ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी को कहते हैं हम लॉजिक फंक्शन। ठीक है, तो वो लॉजिक फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 + e⁻ - w t ऑफ x। ठीक है, ये क्या देता है, हमें एक मैट्रिक्स देता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स नोटेशन है, ये हमें वो दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक फंक्शन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो मजा है ना, वो थ्योरी में उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम इंपोर्ट कर देते हैं कुछ लाइब्रेरीज, क्योंकि हम एरेज लिस्ट वगैरह से डील करने वाले हैं, तो उसके लिए हम numpy को इंपोर्ट कर देते हैं, उसको एलियस देते हैं np। इंपोर्ट करते हैं पेंडास को, क्योंकि हम डेटा फ्रेम के साथ डील करने वाले हैं, और उसको एलियस देते हैं pd। प्लॉटिंग के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज करने वाले हैं। और हमें क्योंकि इवेल्युएट करना होगा ना, किसी भी चीज को जांचना परखने के लिए एक मैट्रिक्स चाहिए होता है कि भैया ये चीज सही है गलत है, क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो उस सब चीज के लिए ना हम sklearn से इंपोर्ट करेंगे मैट्रिक्स। और कौन सा हम मॉडल यूज करने वाले हैं, वो भी sklearn का हम लीनियर मॉडल यूज करेंगे। देखिए, पिछली बार हम लीनियर मॉडल के अंदर क्या यूज कर रहे थे, लीनियर रिग्रेशन। इस बार हम यूज कर रहे हैं लीनियर मॉडल के अंदर sklearn के लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा कोड है, इस कोड को समझिएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल से -5 और 5 के बीच में मैं अपने 100 नंबर डाल रहा हूँ, इक्वली स्पेस, इसको कहते हैं लीन स्पेस। और उसके बाद ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी, और इस एक्स की वैल्यू के थ्रू मैं वाई की वैल्यू को ला रहा हूँ, और इनको केवल प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एस कर्व बना ना, ये हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बातें इनमें क्या क्या रहती हैं, कि लॉजिस्टिक फंक्शन का फॉर्मूला मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। उसके अलावा क्या रहता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज बाउंड, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहेगी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो जाए। और अगर जो भी वैल्यू होती है ना क्लासिफिकेशन में, तो इसका एक थ्रेशोल्ड काट देते हैं 0.5 में बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिवली क्लासीफाई कर देंगे, इसको हम नेगेटिवली क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम कैट का क्लासिफिकेशन चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्लासिफिकेशन यानी कि कैट हो गया, अगर नेगेटिव क्लासिफिकेशन हो गया तो ये डॉग हो गया, इसके नीचे वाला। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि किसी भी तरीके का आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से आपको उसका उत्तर दे पाऊँ।
ठीक है। अब अगला होता है कि हमारे जो कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, वो क्या होता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। कुछ नहीं करना आपको, ये इतनी सारी गीता पाठ ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल याद रखना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यानी कि उसकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी है, उसको कहेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ एस्टिमेशन। तो ये जो है ना, ये अगर किसी को मैथमेटिक्स पसंद आती होगी, मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग देख लीजिएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट था, मैंने पढ़ा था बहुत पहले। ठीक है, उसकी ज़रूरत कभी नहीं होती, याद रखना, ये कभी ज़रूरत नहीं आने वाली आपको इतनी जो, ये पूरी कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, पूरा सोल्यूशन दे रखा है, मैथमेटिकल सोल्यूशन दे रखा है इसका, कि किस हिसाब से हमारा ये आता है। ठीक है, अब देखिए हम, अब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मेन बात होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ अपने लीनियर रिग्रेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में। लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो वाई एक्चुअल था उसमें से हम वाई प्रिडिक्टेड को माइनस कर रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे हम। इसमें भी हम लगभग सेम चीज करने वाले हैं। इसमें जो हमारा y एक्चुअल है उसमें से हम अपना लॉजिक फंक्शन माइनस कर देंगे। लॉजिक फंक्शन क्या था हमारा, 1 + e⁻⁻w t ऑफ x, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एस्टिमेशन। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, इस ये एक वेक्टर होता है जो हमारा डिफरेंस करता है प्रिडिक्टेड और ओरिजिनल वैल्यू के बीच में। तो ये हमारा प्रिडिक्टेड हो गया, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको ये गीता पाठ हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम आगे बढ़ के हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और क्या हमें करना है। इससे आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद आ जाएगी। ठीक है, तो एक एक टेल्को कस्टमर चर्न डेटा है इसमें। तो इसमें कस्टमर चर्न क्या होता है ना, कि यार, कि हमारा कोई कस्टमर है, वो हमें छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये पता करना है कि यार ये छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये छोड़ के जा रहा है, ये कस्टमर हमारा भाग जा सकता है, ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं। तो उसका ये डेटा है। तो इसमें हमारे डेटा में क्या क्या है, हमारे पास कस्टमर आईडी है, उसका जेंडर है, क्या वो सीनियर सिटीजन है या नहीं, अगर है तो उसको 1 दे दिया है, अगर नहीं है तो उसको 0 नंबर दे दिया है। ठीक है, उसके कोई पार्टनर है, या कि कस्टमर का कोई पार्टनर है या नहीं, यस और नो में दे दिया है। ठीक है, उसके कोई डिपेंडेंट्स है या नहीं, टेन्योर क्या है, कब से मतलब हमारी कंपनी के साथ वो है, कौन सी फूड सर्विसेज उसने यूज ले रखी हैं, क्या उसने एक से ज़्यादा फ़ोन सर्विस ले रखी हैं, इंटरनेट सर्विस भी क्या उसने ले रखी है, और ये बहुत सारी इसने डेटा यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, जैसे आप कोई भी एयरटेल जियो वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे वो कस्टमर चर्न प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब करते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि नहीं चाहता ना यार एयरटेल की मेरे कस्टमर मूव हो जाए जियो में, या फिर जियो नहीं चाहता मेरे एयरटेल में मूव हो जाए। ठीक है, बाकी बीएसएनएल वगैरह तो राम भरोसे है, इनका तो क्या ही कहना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे जो कस्टमर अंदर आ जाए ना, मेरी कंपनी में क्या काम है मेरा, कि मेरे कस्टमर एक बार मेरे अंदर आ जाए, मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं उसको बाहर नहीं जाने दे सकता, मैं कितना भी करके रोक दूं। अगर आपने कभी गौर किया होगा कि कभी ना आप जैसे कि मैं बड़ा परेशान था वोडाफोन आइडिया की सर्विस से, तो मैं बार बार ना मैं मूव होना चाह रहा था उनकी तरफ से, कि मैं सोचता था कि छोड़ देता हूँ यार ये सर्विस, पर मेरा बहुत पुराना नंबर था, तो ऐसा भी हो जाता ना थोड़ा सा, कि किसी एक साथ जैसा बन जाता किसी कंपनी के साथ, यार छोड़ दो यार कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही है। तो जब भी मैं ना पोर्ट करने की सोचता था, जैसे ही मैं पोर्ट का मैसेज डालता था ना, इनका कॉल आ जाता था कि साहब आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑफर निकाल दिया हमने, आप इतने पुराने कस्टमर हैं, ये है वो है। तो हर तरीके से ना वो मेरे को रोकने की कोशिश किया करते थे। तो होता कैसे था कि जैसे ही मैंने ना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का डाला उसने, तो वो मेरी ये सारी डिटेल निकाल देते थे, वो पूरी डिटेल निकाल देते थे, और उसको एनालिसिस करके बताते थे कि भाई इसको चाहिए क्या। ठीक है, हालांकि मैंने उसको छोड़ दिया, उसका रीजन ये था कि नेटवर्क थोड़े अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अब देखिए, अब हम अपने डेटा को एक बार लोड करते हैं। डेटा को लोड करना बहुत ही आसान है, जब आपके पास पेंडास जैसी लाइब्रेरी प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, pd.read, रीड क्या करना है, कौन सी किस तरीके की फाइल है उसको रीड करना है। अगर एक्सेल होगी तो अंडरस्कोर एक्सेल लिख देना, अगर सीएसवी होगी तो सीएसवी, और बहुत सारे एक्सटेंशन इसमें मिलते हैं। और उसके बाद अपनी फाइल का पूरा लिंक यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या क्या करना है, मेरे को डेटा का सेट का साइज प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं इसकी डेटा डॉट शेप 0 और डेटा डॉट शेप 1 ले रहा हूँ, कि मेरे को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मिल जाए।
तो मैं जब जैसे ही इसको रन करता हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो गया है। अब एक बार डेटा डॉट हेड का काम ये होता है कि हम जो हमारी जो डेटा होती है ना उसकी जो सबसे ऊपर वाली रोज होती हैं हम उनको निकालते हैं डेटा डॉट हेड से। अगर यही मैं डेटा डॉट टेल कर दूं तो मेरे जो सबसे छोटी वाली छोटी माफ कीजिएगा, सबसे जो नीचे वाली 5 रोज हैं उनका डेटा निकल जाएगा। और आपको ना यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हैं, आप 12 करना चाहे तो नीचे से जो सबसे 12 होंगी ना बॉटम से उनका डेटा निकल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे को ना ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी कैटेगोरिकल वेरिएबल में तो जा नहीं सकती ना। जैसे कैटेगोरिकल वेरिएबल देखिए यहाँ पे क्या है, यस और नो, ये सारे ना बहुत सारी क्या कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, इनमें जा नहीं सकती है। ठीक है, इसको मैं कैसे एक पर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मेरे को करना पड़ेगा ना कन्वर्ट, तो वो मैं आगे करके करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पता चलना चाहिए ना मेरे डेटा का टाइप क्या है, किस तरीके का डेटा है ये। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें डेटा डॉट डेटा टाइप, और इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ ताकि मेरे को अलग से एक डेटा फ्रेम मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ज्यादातर मेरे ऑब्जेक्ट 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 इंट 64 और ऑब्जेक्ट 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 फ्लोट 64 इस तरीके का डेटा है। अब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी आप ना किसी भी डेटा के ऊपर काम करें तो ओरिजिनल डेटा को कभी ना छेड़ें, उसकी एक कॉपी के ऊपर काम करें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा की अपनी कॉपी बना दे रहा हूँ और उसको डीएफ पे सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मेरे पास तो बहुत सारे कॉलम्स हैं यार। ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, और क्योंकि आप लोगों को अगर मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बताने लग जाऊँ ना तो आप लोग खज्जल हो जाओगे एकदम, मतलब क्या यार इतना कठिन होता है क्या डेटा साइंटिस्ट बनना, इतना कठिन होता है क्या एमएल इंजीनियर बनना। तो उस वजह से ना मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रहा हूँ। तो मैंने ना अपने कॉलम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं ना छोटे छोटे कुछ कुछ फीचर्स यूज करके आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ईडीए करते हैं। तो अभी मैं टेन्योर और मंथली चार्ज का एक के बीच में मैं एक प्लॉट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट का बेसिकली मतलब क्या होता है ना कि ये हमें ना इंटरकॉन्टाइल रेंज प्रोवाइड करता है। इंटरकॉन्टाइल रेंज मतलब ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q3, ये हो गया हमारा Q2। ठीक है, ये होता है इंटरकॉन्टाइल रेंज। यानी कि अगर मेरे पास 0 से 100 तक का नंबर है ना, तो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, और 75 से 100। ठीक है, तो इंटरकॉन्टाइल रेंज हमारा क्या दिखाता है कि हमारा मैक्सिमम जो डेटा होता है ना वो होता है हमारा इसके और इसके बीच में। ठीक है, इसके और इसके बीच में हमारा मैक्सिमम डेटा उपलब्ध होता है। ठीक है, ये हमारे डेटा का मीन आ जाता है कि लगभग ऑन एन एवरेज जो हमारा मंथली चार्ज है जिनका, और उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, वो इसमें डिफाइन करता है। तो जिनका मीन कम है ना, जिनका मंथली बिल कम आ रहा है वो हमारे कम छोड़ रहे हैं, जिनका मंथली बिल ज्यादा आ रहा है वो हमारे ज्यादा छोड़ रहे हैं लोग कंपनी को। तो यहाँ से ये चीजें हमें निकल के आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब मैं टेन्योर के ऊपर करता हूँ। टेन्योर यानी कि कितने समय तक ये आदमी रह गया है कंपनी में। ठीक है, तो उसका मैंने सेम बॉक्स प्लॉट निकाल दिया। तो देखिएगा जिनका ना टेन्योर कम है, ठीक है, टेन्योर कम है, जिनका जो कम है, तो उनका उनका ज़्यादा चांसेस होते हैं छोड़ने के। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे को काफ़ी समय हो गया था, 7-8 साल से मैं सिम चला रहा था। तो वो लोग ना चिपके रहना चाहते हैं सर्विस के साथ, और थोड़ा बहुत ना ऊंच नीच होना 19-20 हो तो चलता है उनके लिए। लेकिन जो नए कस्टमर होते हैं ना उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उनको पहले आदत लगवानी पड़ती है प्रोडक्ट की। तो ये वो चीज़ दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें अलग से दिखाई दे रही हैं कि इनका जो टेन्योर बहुत हाई है। ठीक है, टेन्योर बहुत हाई है, लेकिन ये हमारे बॉक्स प्लॉट से बाहर जा रहे हैं। इनको कहते हैं हम आउटलायर्स। यानी कि आउटलायर्स वो होते हैं जब हमारे बॉक्स प्लॉट के ना बाहर चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मेरे बॉक्स प्लॉट के बाहर आ गई, कुछ डेटा पॉइंट्स बाहर आ गए, इसका मतलब ये है ना ये भाई दुनिया से ही अलग लोग हैं। ये भाई कुछ भी हो जाए ना, ये कुछ अलग करके दिखाएंगे, और इनकी वजह से हमारा डेटा में ना बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिएगा कि एक बैंक है, एक बैंक है
आप नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट डालते हो ना, ठीक है, एक बैंक है उसमें 5 लोग हैं मान लो, ठीक है, 5 लोग, तो उनका मंथली सेविंग आ रही है 1000 1000 रुपये। एक की 1000 आ रही है, एक की 2000 आ रही है, किसी की 5000 आ रही है, किसी की 10,000 आ रही है। ठीक है, तो इसके बीच में हम ऐसा बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जो 5वां वाला बंदा है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए सेव कर रहा है। ठीक है, पर अगर हम इस डेटा पॉइंट को भी अपने डेटा में ले लेना, तो इसका पूरे का एवरेज बिगड़ जाएगा। सही बात है ना, अगर हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका अगर एवरेज निकाल देते हैं तो एकदम डेटा पॉइंट बिगड़ जाएगा। तो ये आउटलायर्स दिखाते हैं। और जब भी हमें ना प्रॉपरली अगर डेटा प्रिपेयर करना होता है तो हमें आउटलायर से डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अच्छा, तो इसमें से हमने ये कुछ इंसाइट्स लिए हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैं कुछ और चीज़ें करने वाला हूँ कि इससे पहले कि मैं प्रिडिक्ट करूँ कि चर्न वाला फीचर्स हम अलग कर दें, ये सारी चीज़ें अलग कर दें, मैं चाहता हूँ ना कि मैं मेरे कुछ फीचर्स हैं जिसमें यस लिख रखा है यार, ठीक है, और किसी में लिख रखा है नो। ठीक है, तो यस और नो को ना मैथमेटिकली समझा नहीं जा सकता। ठीक है, मैथमेटिकली 0 और 1 को ही समझा जा सकता है। तो उसके लिए मैं कन्वर्ट करता हूँ यस को 1 में और नो को 0 में। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने एक लैम्डा फंक्शन इंट्रोड्यूस करा है। लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइनर फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, अगर एक्स हमारा यस है तो, अदरवाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये होता है केवल लैम्डा फंक्शन का मतलब। और इसको डीएफ डॉट चर्न चर्न में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मेरे को यस और नो मिल रहा था ना चर्न चर्न में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब जो चर्न की वैल्यूज हो जाएंगी ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वो 0, पहले यस और नो आ रही थी चर्न में, अब मैं डीएफ डॉट हेड कर देता हूँ, और अब चर्न की जो वैल्यूज, सॉरी इसको एक बार रन कर लेता हूँ, अब जो चर्न की वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारी 0 और 1 में। ठीक है, तो ये चर्न था हमारा ऑलरेडी, इसको मैंने क्लास में कन्वर्ट किया, एक नया कॉलम बनाया क्लास, इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो जहां पे भी नो होगा वो 0 हो जाएगा, जहां पे भी यस होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा के साथ खेलूं। तो याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि मैं केवल टेन्योर, मंथली चार्ज और चर्न के यानी कि अब क्लासेस के बीच में खेलूंगा। यानी कि मैंने अपने डेटा को सेग्रीगेट कर दिया है, मैंने बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में हम बाकी सारी चीज़ें हटाते नहीं हैं। ठीक है, हम बाकी सारी चीज़ें को रखते हैं अपने पास। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चर्न ले लिया, चर्न यानी कि अब क्लास हो गया, वो क्लास ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेन्योर डाला है और मंथली चार्ज डाला है। तो मैं इन दोनों के इनपुट से इसको प्रिडिक्ट करूंगा, यानी कि ये बन जाएगा मेरा वाई और ये दोनों बन जाएंगे मेरे एक्स। आगे बढ़ के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारा डेटा का हेड क्या रहा। ठीक है, तो डेटा का हेड रहा मेरा, पहले मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट, अच्छा, स्प्लिट का भी बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है। देखिए एसक्यूएल के मॉडल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ट्रेन स्ट्रेस स्प्लिट मिलता है, हम इसको इंपोर्ट करा देंगे। ये हमारे डेटा को ना बांटने के काम आता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास डेटा है, पूरा डेटा है ना, ऐसे 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 करके रोज हैं, ऐसे ऐसे करके हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, मेरे पास कोई नया डेटा तो है नहीं जिसके साथ मैं इसको इवेल्युएट कर पाऊँ। तो मैं ना रैंडमली, वैसे तो ये रैंडमली होता है पर एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि मैंने इतना डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए यूज कर लेता हूँ, और फिर जैसे ट्रेन करके ना मैं वाई प्रिडिक्ट करूंगा ना, वाई की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। उस उसके लिए मेरे को ना इसके टेस्टिंग के लिए ये वाला डेटा यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, पहले मैं ट्रेन कराऊंगा, इतने डेटा से मैंने ट्रेन करा दिया, फिर इतने डेटा से मैं टेस्ट करा रहा हूँ। तो वही चीज ये बता रहा है कि मैंने एक्स एंड वाई, अब यहाँ पे देखिएगा ट्रेन टेस्ट स्पीड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक्स कौन कौन से उपलब्ध हैं, फिर हम वाई देते हैं, उसके बाद टेस्ट का साइज देते हैं कि टेस्ट कितने परसेंट डेटा को आपको टेस्टिंग के लिए रखना है। तो 0.2 का मतलब है 20% डेटा को मेरे को टेस्ट के लिए रखना है, यानी कि 80% हमारा ट्रेनिंग के लिए जाएगा। और हमेशा ट्रेनिंग का डेटा ज़्यादा ही रखिएगा, जितना ज़्यादा आप ट्रेन करेंगे उतना अच्छा आपका एल्गोरिथम बन के बाहर निकलेगा। रैंडम स्टेट का मतलब है कि हर बार ना मैं जितनी भी बार इसको
क्या कहते हैं रन करूंगा, अगर मैंने रैंडम स्टेट नहीं लिखा ना, तो हर बार ना मेरे डेटा पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यानी कि पहले हो सकता था कि ये पहले की स्टार्टिंग के 3 रो ले रहा था, अगली बार ये 2 रो और एक ये नीचे वाले ले लेगा। तो इसकी वजह से हर बार मेरा रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो उसको रिजल्ट को फिक्स रखने के लिए कि डेटा इसी तरीके से डिवाइड हो, इसी की वजह से रैंडम स्टेट को हम कोई नंबर दे देते हैं, कोई सा भी नंबर दे सकते हो आप, 0 1 2 3 100 1000 10,000 कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है। जब हमने ये इतना सारी चीजें लिख दी, तो उसके बाद हम लेफ्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स ट्रेन लिखते हैं, फिर एक्स टेस्ट लिखते हैं, फिर वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। तो यानी कि ये जो है ना, ये पूरा ये हमें 4 चीजें देता है। तो 4 चीजें हमें आउटपुट दे रहा है, तो वो किसी वेरिएबल में सेव होनी चाहिए। तो ये 4 वेरिएबल मैंने बना दिए हैं। तो अब एक बार इसको मैं रन कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा टेन्योर और मंथली चार्ज का हेड। ठीक है। अब मैं वैसी तरह से वाई ट्रेन में वैल्यूज काउंट कर देता हूँ। ये वाई ट्रेन का हो गया और ये वाई टेस्ट का हो गया। तो वाई ट्रेन वाई के अंदर एक ही हमारा क्या नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम एक ही था, तो ये दे रहा है। अब देखिए, वाई ट्रेन अलग है ना, वाई ट्रेन के ऊपर मैंने वैल्यू काउंट्स लिखा है। वैल्यू मतलब कितनी बार जीरो आ रहा है। ये 4,000 बार जीरो आ रहा है, 4,135 बार। कितनी बार वन आ रहा है, ये 14,499 बार आ रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यू काउंट, हमने एक और चीज सीख ली, वैल्यू काउंट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना, sklearn डॉट लीनियर मॉडल के साथ हमें इंपोर्ट करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसको हम एक उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है। उसका हमने ऑब्जेक्ट CLF नाम से बना दिया, और उसके अंदर फिट कर देंगे अपना डेटा। फिट कौन सा वाला डेटा करना होता है, फिट हमेशा ट्रेनिंग वाला डेटा करना होता है। याद रखिएगा, फिट हमेशा ट्रेनिंग वाला डेटा करना होता है। तो हमारा यहाँ बन गया। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या बन गया होगा, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ही बनी है, जैसे हमने जब हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था। तो सिंपल वही वाली इक्वेशन बन रखी है। यानी कि क्या इक्वेशन है, y = mx + c वाली इक्वेशन ही बन रखी है। क्योंकि यहाँ पे x के वैल्यूज कितनी है, 2 है। तो ये हो गया m1 x1 + m2 x2 +c हो गया हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है। तो इस y की वैल्यू मैं ऐसे भी ला सकता हूँ। ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से मेरे को m1 की वैल्यू पता है, मुझे अपने x1 की वैल्यू पता है, यहाँ से m2 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है मेरे को, और c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी है। इस मैं पुट करूंगा, मेरे को हर बार अपने y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होती है, उसकी सबसे बेसिक इक्वेशंस है, और वो लीनियर पे ही काम करती है। ठीक है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है ना, मैं थोड़ी मैन्युअली करता रहा हूँ एक एक करके सारी रोज का। तो इसमें मेरे को क्या करना है, मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसको फिट करने के बाद मेरे को प्रोबेबिलिटी पता करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करते हैं, हम एक्स की पता करते हैं ना। एक्स की प्रोबेबिलिटी पता करेंगे तभी तो हमारा वाई निकलेगा। तो ये वाई निकल रहा है यहाँ, एक्स की प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, यहाँ क्या निकल रहा है, वाई। ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ठीक है। एक्स टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, एक्स टेस्ट कुछ इस प्रकार से था। अब इसमें प्रिडिक्ट करके आया। ठीक है। तो अब मैं टेस्ट को मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि टेस्टिंग में मेरा क्या प्रिडिक्शन आए, तो ये सारा प्रिडिक्शन आए हैं। ठीक है। टेस्टिंग में ये सारे मेरे प्रिडिक्शन आ गए हैं। लेकिन हम इतना सारा ये थोड़ी है कि यार मैं इतनी करके एरे इसको देखता रहूँ क्या क्या है करके। ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार मैं टेस्ट प्रिडिक्ट को यहाँ पे मैं रो वाइज ला गया हूँ। कुछ नहीं है, ये फालतू चीजें हैं, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए देख रहा था मैं। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि ये मेरे को ये बता भैया, तू सिंपल से ये बता, तू उन्हें कौन सी क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है तू। मेरे को ये नहीं चाहिए बकवास की एरेज दे दिए तूने, तो मेरे को क्लास बता कौन सी प्रिडिक्ट कर रहा है तू। ठीक है। तो जैसे कि मैं जब ट्रेनिंग में क्लास प्रिडिक्शन हुई, तो ट्रेनिंग में क्लास प्रिडिक्शन ऐसे करके हुई कि जो मेरा पहली रो का डेटा था वो वन प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है। वन किसके लिए हम यूज कर रहे थे, वन हम यूज कर रहे थे जब कस्टमर हमारा चर्न, यानी कि कस्टमर हम हमसे जुदा हो जाता है, हमें छोड़ देता है। ठीक है। तो पहली वाली रो का जो डेटा था ना, ये वाला जो कस्टमर है ये हमें छोड़ के जाने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चर्न में क्या था, नो, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट हो रहा है हमारा, यस।
ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि हमने जो कुछ प्रिडिक्ट किया और पहले वाले डेटा में कुछ और प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, तो यार ये तो थोड़ा ऐसा हो गया ना यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। अब इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यार कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है यार, ये सारी चीजें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि यार कि हमारे 70% कस्टमर हमारे पास रहेंगे, 30% छोड़ के जाएंगे। और जो हमारा एल्गोरिथम है वो कह रहा है कि नहीं यार, 50% तुम्हारे पास रहेंगे, 50% छोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें कुछ मैट्रिक्स चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे हमने एसक्यूएल लाइन से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी स्कोर कर देते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कर देते हैं। एक्यूरेसी सिंपल से एक्यूरेसी बता देता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी तो बहुत ही साधारण सी चीज है। ठीक है, कितना एक्यूरेट रहा है आपका। ठीक है, तो एक्यूरेसी में जैसे ही मैंने एक्यूरेसी स्कोर में डाला कि ट्रेनिंग क्लास जो प्रिडिक्ट की है वाई ट्रेन के साथ, उसकी एक्यूरेसी आई 78%। यानी कि 78% मैंने अपने डेटा को सही प्रिडिक्ट किया है कि 78% टाइम यदि कस्टमर छोड़ के जा रहा था, तो मैंने कहा कस्टमर छोड़ के जा रहा है 78% टाइम। कस्टमर छोड़ के नहीं जा रहा, तो मैंने प्रिडिक्ट किया 78% टाइम नहीं छोड़ के जा रहा है। तो ये प्रिडिक्शन स्कोर हुआ इसका, एक्यूरेसी स्कोर सॉरी। उसी तरह मैंने टेस्ट डेटा में भी कर दिया। लेकिन हम जो है ना क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें नहीं करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोग पूछेंगे भैया कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसका जवाब तो हमें पता होना चाहिए। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, कंफ्यूज कर देती है हमें, ये होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको मैं आपको समझाता हूँ अब। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको लाल रंग से। देखिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब है कि यदि कोई चीज एक्चुअली में जीरो है, ठीक है, कोई चीज सच में जीरो है और उसको हमने जीरो ही प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, कोई चीज जीरो है और उसको जीरो ही प्रिडिक्ट कर लिया, तो इसको मैं याद करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। ये होता है वन, एक होता है वन और एक होता है जीरो। ठीक है, तो वन होता है हमारा पॉजिटिव चीज। ठीक है, पॉजिटिव को वन मानते हैं, नेगेटिव को हम जीरो मानते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक्चुअली में जीरो था और प्रिडिक्ट भी हमने जीरो किया, तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया, सही या गलत? हमने सही प्रिडिक्ट किया। तो हमने सही प्रिडिक्ट किया। अब सही क्या प्रिडिक्ट किया हमने? जीरो को ना, यानी कि ट्रू नेगेटिव आ गया। सेकंड वाला केस लेते हैं। अब हमारा एक्चुअल क्या है? जीरो, लेकिन प्रिडिक्ट क्या कर दिया हमने? वन। तो प्रिडिक्ट हमने क्या किया, सही किया गलत किया है? गलत कर दिया हमने इस बार, फॉल्स। ठीक है, अब हमने फॉल्स प्रिडिक्ट किया, और फॉल्स क्या प्रिडिक्ट किया कर दिया हमने? फॉल्स पॉजिटिव को, हमने गलती से उसको वन प्रिडिक्ट कर दिया ना, तो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारा एक्चुअल में वन था और हमने प्रिडिक्ट क्या कर दिया? जीरो। यानी कि प्रिडिक्ट हमने फिर से फॉल्स कर दिया, गलत प्रिडिक्ट कर दिया। अब प्रिडिक्ट हमने क्या गलत कर दिया? जीरो प्रिडिक्ट गलत कर दिया ना, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। अब लास्ट में देखिएगा, हमारा एक्चुअल वन था और हमने प्रिडिक्ट भी क्या किया? वन। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि हमने सही प्रिडिक्ट किया तो ये ट्रू हो गया, और प्रिडिक्ट हमने क्या सही किया है? वन को सही प्रिडिक्ट कर दिया है, तो ये आ गया ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रू वाला जो केस आता है ना, जो ट्रू वाला जो हम एक जैसे होंगे ना, तो वो ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जैसे सिर्फ दो ही आ रहे हैं, एक ये आ रहा है एक जैसा और एक ये आ रहा है, यानी कि दो जगह ट्रू आ गया। ठीक है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली भाषा है ना, ये यहाँ से आती है। ठीक है, ये जहाँ पे भी ऊपर जीरो होगा तो वो एन एन हो जाएगा पीछे वाला, वन होगा तो पी पी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका यूज क्या है? ठीक है, इसमें हम ना F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पता करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी ही सही मापदंड हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिएगा, हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली में आपने जो सही प्रिडिक्ट किए ना, कई बार हम सही चीजें ना सही प्रिडिक्ट करते हैं और कुछ चीजें ना गलत प्रिडिक्ट करते हैं। कई बार गलत प्रिडिक्शन भी हमारे लिए अच्छी होती है और कई बार सही प्रिडिक्शन भी हमारे लिए खराब होती है। तो उस सब चीजों के लिए हमने बनाया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका मैंने स्पेशल एक लेक्चर बना रखा है अपने 5 मिनट्स लर्निंग वाले में, आप उसमें जाके डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी काफी अच्छी तरह से बताया है। बाकी आपका कंफ्यूज होना यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका नाम ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम मेरे को इसको ना अपने डेटा के ऊपर दिखाना है। ये तो मैंने वैसे दिखा दिया, अपने डेटा के ऊपर दिखाना है। तो मैंने क्या किया,
मैंने वाई ट्रेन और वाई ट्रेन का जो प्रिडिक्शन था वो एक तरफ डाल दिया है। तो इसको सिंपल सा क्या कर दिया है हमने, ये जो प्लॉट किया है ये है। तो प्रिडिक्टेड लेबल्स, ठीक है, रिटेन रिटेन यानी कि ट्रू हो गया, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया, रिटेन को रिटेन कर दिया, चन को चन कर दिया, ये भी ट्रू हो गया, चन को रिटेन कर दिया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ से आप चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा ऐसे करके बन के आ जाता है। ठीक है, अब ये तो मेरे को ना बहुत ई टू द पावर समथिंग समथिंग में मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं ट्रेन और टेस्ट दोनों का मैट्रिक्स अपना वो कर दूं। ठीक है, उसमें देखिएगा, तो उसमें ये नंबर आ रहे हैं हमारे ट्रेन और टेस्टिंग में, जब दोनों का मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट का प्रिडिक्ट कर दिया मैंने, ऊपर मैंने ट्रेन का प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस डेटा को ना थोड़ा सा क्रॉस वैलिडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है कि मैं यार डेटा के साथ ना थोड़ा सा और खेलना चाह रहा हूँ। क्रॉस वैलिडेशन मतलब मैं अब चाहता हूँ ना मेरा डेटा ना बहुत बार अलग अलग तरीके से डेटा का वो आए, कि अलग अलग मेरे डेटा सेट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने लॉजिस्टिक, यहाँ पे मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। मैं हर बार एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन बता रहा हूँ, इसमें मैं स्कोरिंग इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्रॉस वैलिडेशन मतलब ये वैलिडेट करेगा डेटा को 5 बार, यानी कि 5 बार सेम डेटा सेट मेरा 5 बार रन होगा, पर वो डेटा सेट में डेटा पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। इसको मैं क्रॉस वैलिडेट को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा पूरा डेटा सेट था। ठीक है, मान लीजिएगा इसमें 100 रोज हैं और 3 मेरे कॉलम है। ठीक है, तो पहले में मैंने पहले स्टार्टिंग के 80 रो ले लिए ट्रेनिंग के लिए, 20 रो टेस्टिंग के लिए ले लिए। ये हो गया हमारा क्रॉस वैलिडेशन नंबर 1। क्रॉस वैलिडेशन 2 में क्या किया, मैंने लास्ट के 80 रो ले लिए ट्रेनिंग के लिए और ये मैंने 20 ले लिए टेस्टिंग के लिए। ये हो गया क्रॉस वैलिडेशन 2। तो अलग अलग तरीके से ना मैं डेटा को खुद ही कह रहा हूँ कि तू अलग अलग तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर और फिर मेरे को आंसर दे। ठीक है, तो ये रीअरेंज करके मेरे को आंसर दे रहा है। तो ट्रेनिंग में इतना आ रहा है स्कोर, एक्यूरेसी का टेस्टिंग में इतना आ रहा है। तो लगभग लगभग मेरा सेम स्कोर आ रहा है हर एक उसमें, क्योंकि ये क्या है कि हमने बहुत सारे अपने डेटा पॉइंट छोड़ दिए, इस वजह से एक्यूरेसी कम आ रही है। और वैसे भी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है ना, ये सबसे बेसिक मॉडल होता है। तो बेसिक मॉडल में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती वैसे भी नहीं है। ठीक है, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ये था इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी, स्कोर एस्टिमेटर, मतलब कौन कौन से मैंने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है ना, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अलावा ना मैं और भी ले सकता था। इसमें मैं रैंडम फॉरेस्ट डाल सकता था और डिसीजन ट्री डाल सकता था। ठीक है, एसवीएम डाल सकता था। तो बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेटर यूज़ कर सकता था, मतलब अलग अलग एल्गोरिथम। लेकिन इसमें मैंने सब में एक ही एल्गोरिथम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बाकी आपको पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर इसमें और मॉडल्स के कोफिशिएंट क्या रहते, पहले वाले के लिए ये कोफिशिएंट रहा था, दूसरे वाले के लिए ये, तीसरे वाले के लिए ये। अब ये आता है हमारा इवोल्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं हल्का हल्का आपको समझा रहा हूँ। मैंने इवोल्यूशन मैट्रिक्स के अपने 5 मिनट लर्निंग में ऑलरेडी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ठीक है, इवोल्यूशन मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, हमारा होता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपने कोई चीज थी यस और आपने उसको कह दिया यस, तो कितनी बार यस आपने सही प्रिडिक्ट कर दिया, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, कितने एक्यूरेट हो आप। जैसे आपने 100 नंबर का एक पेपर था, 100 नंबर के पेपर में आपने 70 सवाल सही किए, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आई, 70%। ये आ गई एक्यूरेसी। अगला आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन ये दिखाता है कि जो हमारे नंबर है ना, ट्रू पॉजिटिव वाले, जो हमने अभी बताया था, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। ठीक है, वो ट्रू पॉजिटिव नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, जितने भी हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उन सबसे डिवाइड कर देते हैं। ये होता है हमारा प्रिसीजन परसेंटेज। अगला आता है रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, जितने हमने ट्रू पॉजिटिव जो हमने लाए हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली में कितने पॉजिटिव थे। याद रखिएगा, प्रिसीजन पी से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ ना, जैसे प्रिसीजन क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव में से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, जितने को आपने पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया है। ठीक है, उसको, ठीक है, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव से डिवाइड कर दो।
ये हो गया प्रिसीजन। रिकॉल में क्या हो गया कि ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें जो एक्चुअली में पॉजिटिव थे उन सब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉल। और F1 स्कोर क्या होता है? F1 स्कोर होता है आपका कि इन दोनों का हार्मोनिक मीन ले लो। ठीक है, यानी कि 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन माइनस रिकॉल, ये होता है हार्मोनिक मीन। ये कर दो। लॉग लॉस फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद होता है AUC ROC, यानी कि एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और ROC होता है रिसीवर ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको समझा रखा है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे अपने बड़े बड़े एल्गोरिथम तक, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, तो यहाँ पे मैं इनको आपको एक बार यूज करके भी बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि ये जो नॉलेज है ये बधी ना रहे। और यदि किसी भी पॉइंट में आपको संकोच आ रहा है या समझ में नहीं आ रही है, तो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वो मैंने कुछ चीज़ें इस वजह से छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अन्यथा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। अपने सुझाव के लिए, अपने सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।